नमस्ते क्लास। आज एक बात सुनो मेरी। आप देखो, इससे जस्ट पहले वाली वीडियोस में हमने अभी तक ये जाना था कि डोमेस्टिक टर्शरी क्या होता है या फिर आपका नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। तो उन दोनों की हेल्प से आप इस बात को समझ सकते हो कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। यानी कि जो डोमेस्टिक टर्शरी है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ दिखा दूँ। डोमेस्टिक टर्शरी से इंस्पायर होकर आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट को समझ सकते हो, और जो आपने नॉर्मल रेजिडेंट पढ़ा था उसकी मदद से आप नेशनल प्रोडक्ट को समझ सकते हो। ठीक है, तो ये क्योंकि आपकी बुक जो संदीप गर्ग सर की बुक है उसमें ये वाली बात गिवन है, और ये तीसरा पार्ट है बेसिकली आपके बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम लोग जान सकते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, नेशनल प्रोडक्ट क्या है। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें रहेगा वो रहेगा फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम के ऊपर बेस्ड रहने वाला। ठीक है, तो पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगा इसको आगे ले जाने से पहले कि ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, क्योंकि ये आने वाले चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में ना आपको पेट भर के मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं वापस से रिकॉल करूँ, ये पार्ट नंबर 3 है, ऑलरेडी पार्ट 2 शूट हो चुके हैं और आप उनको जाके देख सकते हो। तो व्हाट इज़ डोमेस्टिक प्रोडक्ट? तो जो डोमेस्टिक टर्शरी समझिए आप, उसके दम पे क्या कह सकते हो कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आता है। तो कहता है कि इंक्लूड्स होते हैं इसके अंदर इंक्लूड्स होते हैं, इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटी, इंक्लूड प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है, अब किस प्रकार की ऑफ इसके अंदर इंक्लूड होते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटी का मतलब होता है जो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, और प्रोडक्शन यूनिट हो गया लोकेटेड इन द इट्स इकोनॉमिक टर्शरी। मैं एक सिंपल सी भाषा में भी आपको उसको बता दूंगा क्या है ये, फिलहाल इसको डिफाइन करने के लिए। और ये एक नंबर में बिल्कुल आ सकता है, कोई भी बुराई इसके लिए, एक नंबर के लिए इसमें बुराई है ही नहीं मेरे भाई। ठीक है, इकोनॉमिक टर्शरी इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर carried out by the residents, ठीक है, और नॉन रेजिडेंट्स। अब आप इस बात का ना मतलब समझ लो, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी वीडियो में ज़्यादा से समझा सकें। भाई डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड करता है प्रोडक्शन एक्टिविटी को, प्रोडक्शन लोकेटेड इन द इकोनॉमिक टर्शरी, जो प्रोडक्शन आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर होती है, और उन इकोनॉमिक टर्शरी के अंदर जो आपके रेजिडेंशियल पर्सन है, नॉन रेजिडेंशियल पर्सन है, वो लोग अगर आपके यहाँ पे काम करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं तो उनको जनरली डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। यानी कि घरेलू उत्पाद जो आपके घर के अंदर, जो आपकी डोमेस्टिक टच, जो आपकी सीमाओं के अंदर बेसिकली प्रोडक्शन हो रहा है, इज कॉल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद इसका आप नेक्स्ट फेज ले सकते हो कि व्हाट इज़ नेशनल प्रोडक्ट। अब नेशनल प्रोडक्ट के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो आएगा ही आएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। क्या कहता है, कहता है इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या इंक्लूड्स होता है, तो इंक्लूड्स बेसिकली इट्स प्रोडक्शन एक्टिविटी। क्या कह रहा हूँ, इट्स इंक्लूड प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। देखो इसलिए तो पढ़ा रहे हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स। ठीक है, irrespective of fact whether, ठीक है, performed within the economic टर्शरी और आउटसाइड इट। क्या कहता है, इसके ऊपर बात करते हैं। कहता है इंक्लूड ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटी को इंक्लूड करता है ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट, जो एक नॉर्मल आपका नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है हम ऑलरेडी जान चुके, इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर परफॉर्म्ड विद इन द इकोनॉमिक टर्शरी और आउटसाइड इट।
जो आपका एक नॉर्मल रेजिडेंट वाले कंसेप्ट आप इसको सीख रहे हो, अगर आपके यहाँ प्रोडक्शन आपकी इकोनॉमिक टर्शरी में होता है या उसके बाहर भी होता है, लेकिन उसको करता आपका नॉर्मल रेजिडेंट है, तो वो आपके लिए नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है बेसिकली। अब इन दोनों को आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के अंदर, लेकिन इनको जान लेना थोड़ा ज़रूरी होता है और यही हमारा बेस तैयार भी करेगा, ठीक है। अब इसके बाद वो आपसे क्या डिस्कस करेगा, इसके बाद वो आपसे, पहले मैं आपको दिखा दूं फिर आप इसके नोट्स बना सकते हो। इसके बाद वो आपसे डिस्कस करेगा फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम, ठीक है। फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है, और फिर आपसे वो डिस्कस करेगा कि करंट ट्रांसफ़र इनकम और कैपिटल ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है। तो अगले 2 टॉपिक्स हमारे पास ये हैं, और इन टॉपिक्स की अगर मैं वैल्यू आपको बताऊँ तो मेरे भाई ये टॉपिक्स आपको ना बोर्ड में 3 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर पूछे जा चुके हैं, 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक। तो आपको 1 नंबर 3 मार्क्स के अंदर ये वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो मैं पहले आपसे डिस्कस करूंगा फैक्टर इनकम इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा ट्रांसफर इनकम इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, और फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा करंट ट्रांसफर इनकम और कैपिटल ट्रांसफर इनकम इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो डिफरेंसेस के तौर पर हम इनको पढ़ेंगे और समझते हैं कि वो क्या आपको बताना चाहता है, ठीक है। तो मैं जो सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा वो मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ कि ये एक्चुअल में फैक्टर इनकम क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज फैक्टर इनकम। अगर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से इसको कनेक्ट कराऊं तो मैं इसको बड़े ही प्यार से एक साधारण से शब्दों में लिख सकता हूं, फैक्टर पेमेंट। क्या बात कर रहे हो सर? यस सर। जो आपने चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था, तो उसके अंदर जो आपने फैक्टर पेमेंट पढ़ा था, एक तरीके से वही फैक्टर इनकम कहलाता है। इसका एक सीधा सा मतलब ये है कि जब आप मेहनत करके पैसा कमाते हो तो उस मेहनत के पैसे को, अगर मैं इसको थोड़ा सा और अब से शुद्ध लैंग्वेज में लिख दूं तो ये होता मेरे भाई मेहनत का पैसा। मेहनत का पैसा, मेहनत का पैसा मतलब जब आप कमाओगे तभी आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज़ ये वाला पैसा आपको नहीं मिलता, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा इसकी मीनिंग के बारे में। सबसे पहले मैं फैक्टर इनकम के सारे पॉइंट्स लिखूंगा, उसके बाद फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कौन सा ट्रांसफ़र इनकम, और फिर आप उसका डिफरेंस अपने तौर से ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए इसका कि मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये कहता है इट रेफर्स, देखो मैं सारे पॉइंट्स यहाँ लिख के चलूँगा, इट रेफर्स, ठीक है, टू इनकम। ये एक ऐसी इनकम को दर्शाता है, एक ऐसी इनकम को रेफर करता है, इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या फिर मैं इसको फैक्टर ऑफ सर्विसेज भी कह सकता हूँ। फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये वाला पैसा आपको सिर्फ इसलिए मिलता है, ये वाली इनकम आपको इसलिए मिलती है क्योंकि आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करे हैं। उसके लिए लिखते हैं फॉर रेंडरिंग, ठीक है, फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। देख रहे हो बात तो वही आ गई ना, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये बात वही आई। तो आपने जो फैक्टर सर्विसेज हायर करी हैं, उन फैक्टर सर्विसेज क्यों हायर करते हो आप? क्योंकि आपको गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना होता है। उन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में जो आप फैक्टर पेमेंट करते हो वही बेसिकली फैक्टर इनकम है। यानी कि अगर आप किसी के यहाँ नौकरी जाके करते हो तो आपको सैलरी मिलेगी, अगर आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप अपनी ज़मीन किसी को रेंट पे देते हो तो आपको रेंट मिलेगा, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो जब आप फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो आपको फैक्टर पेमेंट मिलती है वो आपका जनरली फैक्टर इनकम कहलाता है, यानी कि आपकी मेहनत की कमाई कहलाता है, ठीक है। फिर अगर इसमें मैं बात करूँ ये इसका नेचर क्या होता है, इसके नेचर की बात करते हैं। अभी जैसे हमने कहा कि ये मेहनत की कमाई है, ये मेहनत का पैसा है, इसीलिए इसको इंक्लूड किया जाता है, इट्स इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। आप इसको नेशनल इनकम में इसीलिए इंक्लूड करते भी हैं क्योंकि आपने मेहनत करके कमाया है। पॉइंट नंबर 3 उठा सकते हैं। अगर कंसेप्ट की बात करें कि ये जो फैक्टर इनकम है किस प्रकार का कंसेप्ट है, तो मेरे भाई ये एक अर्निंग कंसेप्ट है। तो इसके लिए कहा जाता है कि इट इज़ अ अर्निंग कंसेप्ट, यानी कि लोग यहाँ पे पैसा
कमा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आप यहाँ पे बात करूँ कि प्लीज़ हमें कुछ एग्जांपल्स अगर मिल जाएं, बिल्कुल ले सकते हो। जब आप लैंड प्रोवाइड कराते हो तो आपको बदले में रेंट मिलता है। जब आप किसी के लिए नौकरी करते हो तो बदले में आपको वेजेस मिलती हैं। जब आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो तो बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है। और जब आप बिजनेस करते हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरह सोचते हो, तब आपको प्रॉफिट मिलता है। एंड द लास्ट, इसके लिए एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कि ये इट इज़ बायलैटरल। इट इज़, इसके लिए शब्द इस्तेमाल करूँगा मैं, बायलैटरल इनकम। अब मुद्दा है कि बायलैटरल इनकम का मतलब क्या होता है। बायलैटरल का मतलब होता है बेसिकली टू वे। ये कैसा है? टू वे। टू वे का मतलब क्या होता है? जब आप फैक्टर सर्विसेज दोगे तब आपको फैक्टर पेमेंट मिलेगी। इट इज़, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बायलैटरल इनकम बोला जाता है। तो ये तो बात हुई अभी आपके फैक्टर इनकम की, ठीक है। अब इसके डिफरेंस में हमें सीखना है कि ट्रांसफ़र इनकम क्या चीज़ होती है। कि भाई ट्रांसफ़र इनकम भी तो कोई चीज़ है ना, कि आप ट्रांसफ़र इनकम को जानोगे, ठीक है। तो ट्रांसफ़र इनकम मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा यहाँ पे। मुद्दा ये है कि अब नेक्स्ट क्या हमारे साथ डिस्कस करने के लिए कि व्हाट इज़ ट्रांसफ़र इनकम, ठीक है। अब ट्रांसफ़र इनकम के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। वैसे अगर आप उसको ध्यान रखना चाहते हो तो जो बिना मेहनत के, मेहनत का मतलब हार्ड वर्क से, आपको कोई खास एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना नहीं है, ठीक है। ये याद रखने के लिए प्लीज़, कभी आप इस चीज़ से जज करो मुझे तो आप जिस भी तरीके, भाई वो मेहनत करके कमाया हुआ पैसा है, ठीक है। जब आप बिना मेहनत के पैसा मिल जाए तब आप उसकी बात करते हैं, किसकी भला? ट्रांसफ़र इनकम की, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसकी किसकी शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। मैं बोलूँगा कि भाई आपको इसका मीनिंग पढ़ना चाहिए। अब मीनिंग क्या समझाता है? मीनिंग समझाता है, ये कहता है कि साहब इट रेफर्स, ये ऐसी इनकम को रेफर्स करता है, इट रेफर्स टू इनकम, इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड, ठीक है, विदाउट रेंडरिंग, विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। जब यानी कि आपको कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस ना देनी पड़े और उसके बाद भी आपको पैसा मिल जाए, एनी प्रोडक्टिव सर्विस, इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। यानी कि ये एक ऐसी इनकम है कि जब आपको कोई भी प्रोडक्टिव, यानी मैं इसको इससे मार्क दिखा दे रहा हूँ, विदाउट रेंडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस, तो मैंने इसलिए इसको राइट से दिखा दिया कि जब आपको कोई भी मेहनत, देख रहे हो, विदाउट प्रोडक्टिव, जब आपको कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस दिए बिना भी अगर आपको पैसा मिल रहा है, तब आप बात करते हैं किसकी? ट्रांसफ़र इनकम की। अगर इसके नेचर के ऊपर अगर आपको काम करना है कि ये किस प्रकार का नेचर होता है, तो इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। इट इज़ नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल, या फिर आप इसके साथ डोमेस्टिक शब्द भी लिख सकते हो, नेशनल इनकम या फिर कैसा? डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। क्योंकि ये बिना प्रोडक्टिव सर्विस दिए आपको पैसा मिल रहा है, यानी कि वो मेहनत आपने नहीं करी जो एक वर्कर करता है या कोई नॉर्मल व्यक्ति करता है, तो इसलिए उसको उसमें नहीं जोड़ते। अगर इसको कंसेप्ट की बात करें, कंसेप्ट की, तो जैसे कि हमने कहा था कि फैक्टर इनकम तो आपका अर्निंग होता है, इसको बोला जाता है कि इट इज़ अ रिसिट्स कंसेप्ट। रिसिट्स का मतलब है जो आपको पैसा रिसीव होता है। कि सर कुछ एग्जांपल्स भी तो होंगे इसके। यस सर, जस्ट अगले वाले फेस में आप इसके एग्जांपल्स पे काम करेंगे। एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे आपको स्कॉलरशिप मिल गई, इस स्कॉलरशिप के बदले में आपको कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देनी। जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनको मिलती है ओल्ड एज पेंशन, क्योंकि उन्होंने 60 साल तक देश की सेवा करी है, ठीक है। तो उसके बाद वो कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस अगर नहीं भी देते हैं तो भी उनको एक पेंशन मिलती रहती है। कुछ लोगों को मिलता है लाइक अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो लोग बेरोज़गार होते हैं, जब तक वो बेरोज़गार होते हैं उनको बेरोज़गारी भत्ता मिलता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस करके इसके लिए शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हो, इस प्रकार का। उसमें बदले में आपको कोई भी सर्विस नहीं देनी, एक्सेट्रा। इस प्रकार के से बहुत सारे
जो बेसिकली गिफ्ट्स, आप इसमें वर्ड ऐड कर सकते हो कि आप गिफ्ट्स की यहाँ पे बात कर रहे हो, और इसमें एक शब्द बोला जाता है कि इट इज़ यूनिलैटरल यूनिलैटरल इनकम। अब मुद्दा ये कि यूनिलैटरल क्या है, यहाँ पे यूनिलैटरल रिप्रेजेंट करता है वन वे को, यानी कि सिर्फ एक तरफा। जब वो एक तरफा की बात करता है तब वो आपसे बात कर रहा होता है किसकी, ट्रांसफ़र इनकम की। तो ये डिफरेंस आपका 3 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी के अंदर से आप 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पढ़ सकते हो। देन इसके बाद हमारी जो बुक हमें रेफ़र करती है, जो आपको आपकी बुक आपको पढ़ाना चाहती है, वो क्या पढ़ाना चाहती है, आपने फ्रैक्टल इनकम पढ़ लिया, आपने ट्रांसफ़र इनकम पढ़ लिया, अब आपको पढ़ना है करंट ट्रांसफ़र इनकम और कैपिटल ट्रांसफ़र इनकम। बच्चे इस ब्लू बॉक्सेस वालों को ज़्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि उनको लगता है कि एग्ज़ाम में नहीं आएगा और टीचर तो पढ़ाते हैं ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब नहीं पढ़ाते, जो नहीं पढ़ाते सिर्फ उनके लिए बोला गया है। अच्छा लगे बुरा लगे, बात सच ही है। अब आपको क्या जानना है कि आपको जानना है कि भैया, चलो मैं इसको डिफरेंस के तौर पे लिखता हूँ, ठीक है, कि जो आपका करंट ट्रांसफ़र इनकम है, करंट ट्रांसफ़र इनकम है, और जो आपका कैपिटल ट्रांसफ़र इनकम है, इनके बीच में बेसिकली क्या मतलब डिफरेंस होता है। यानी कि जो आप ट्रांसफ़र इनकम पढ़ रहे हो ना, उस ट्रांसफ़र इनकम के अंदर भी वैरायटियाँ होती हैं, ये बात आपको बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली क्या कह रहा है, कैपिटल ट्रांसफ़र इनकम। ठीक है, तो सबसे पहले आप किसी भी चीज़ का जब डिफरेंस उठाते हो तो आप उठाते हो उसके किस पे, मीनिंग के दम पे, कि अरे इनका पहले मीनिंग ही बताओ दोनों का, कि इन दोनों का मतलब क्या है, इनका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले कहता है कि करंट ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम होती है, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ सिर्फ, ये जो हमारी करंट ट्रांसफ़र्स होती हैं, करंट ट्रांसफ़र्स होती हैं, आर मेड आउट ऑफ क्या, इनकम। तो बेसिकली जो करंट ट्रांसफ़र इनकम होती हैं, ये वो इनकम होती हैं जो बनी है हमारी इनकम से। और कैपिटल ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है, तो इसके लिए वो शब्द इस्तेमाल करता है कैपिटल ट्रांसफ़र, ठीक है, आर मेड आउट ऑफ व्हाट, मेड आउट ऑफ दी what वेल्थ ऑफ द पेयर। जो व्यक्ति पे कर रहा है, जो व्यक्ति पे कर रहा है, इसके ऊपर जब आप इसको जस्ट, मैं पहले इसको आपको एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा, क्योंकि ये डिफरेंसेस अगर आपको जानना है, आप एग्जांपल लिख बाद में देना, लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ याद रखनी है तो आपके दिमाग में एक छवि होनी चाहिए एग्जांपल के लिए। अगर आप एग्जांपल उठाते हो तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा यहाँ पे खाली, ओल्ड एज पेंशन। जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, जो 60 साल से ऊपर के हैं, जो रिटायर हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए यही उनकी एक इनकम है, क्योंकि उसके बाद वो फिज़िकली एबल नहीं होते कि वो 60 साल के बाद भी काम करें। तो एक ओल्ड एज पेंशन वाले जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, उनके लिए जो इनकम, जो बेसिकली जो ओल्ड एज पेंशन होती है, वो उनके लिए इनकम की तरह ट्रीट होती है, और उसको आप करंट ट्रांसफ़र इनकम का दर्जा देते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो लोग आपको क्या करते हैं, जैसे कि कुछ लोग, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इन्वेस्टमेंट ग्रांट, यानी कि जब आप इन्वेस्ट करें तो आपको कुछ चंदा मिल गया। एक एग्जांपल ले लो, वॉर डैमेजेस ले लो, इसमें 1-2 एग्जांपल मैं एक्स्ट्रा दे दूँगा। वॉर डैमेजेस आपने ले लिए, ठीक है, आपने क्या ले लिया, इन्वेस्टमेंट ग्रांट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ग्रांट एक्सेट्रा। इसको समझाने के लिए मेरे पास एक सूटेबल एग्जांपल और है। मान के चलिए किसी पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, ठीक है, और बाढ़ आने के बाद वो जगह हो जाती है तहस नहस, तो वो जगह पूरी तहस नहस हो गई। अब क्या हो कि आप लोगों से मदद मांगी गई, कि उन्होंने पूरे देश से गुहार लगाई कि प्लीज़ आप हमारी मदद करें, आप जो भी डोनेशन कर सकते हैं आप करिए, ठीक है, और ताकि हम अपने इस जगह को दोबारा से बसा सकें। तो सपोज करो आपने 100 रुपये दे दिए, अपने हिसाब से आपने 100 दे दिए, आपके हिसाब से तो आप पेयर हो, आपके हिसाब से 100 रुपये सही थे तो आपने 100 रुपये पे कर दिए। किसी व्यक्ति ने 1 लाख पे कर दिया क्योंकि उसके लिए 1 लाख नॉर्मल चीज़ है। तो यू आर द पेयर। जब आप किसी के से हेल्प कराते हो तो वो लोग क्या करेंगे, उस पैसे का इस्तेमाल अपनी उस जगह को डेवलप करने में करेंगे, ठीक है, और ये चीज़ आप बार बार भी नहीं करोगे, ये चीज़ आप कभी कभी करते हो, आप इस बात का ध्यान रखना। इसलिए जैसे वॉर डैमेजेस हो गए, कहीं लड़ाई होगी, यूक्रेन बर्बाद हो रखा है,
अब यूक्रेन चंदा मांगे बाद में, ठीक है, अपने देश के लोगों से कि प्लीज़ आप हमारी हेल्प करो, गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों में सुधार लाना चाहती है, फिर पर्टिकुलर अलग अलग देशों से वो हेल्प मांगता है, लोग उनकी हेल्प कर देते हैं कि लो जी पाकिस्तान की हालत बुरी चल रही है, ठीक है, अब मान के चलिए कि वो कंट्रीज से हेल्प मांग रहा है, प्लीज़ पैसे दे दो, पैसे दे दो, उनको पैसे दे दिए, एक तरह की हेल्प करा दी, ठीक है। तो इस प्रकार की होती है कैपिटल ट्रांसफर इनकम, इसलिए मैंने एग्जांपल इस बार पहले दे दिया। अगर मैं इसके नेचर पे काम करूं कि इसका नेचर किस प्रकार का होता है, तो इसका नेचर होता है रेगुलर, और इसका नेचर रेगुलर नहीं होता, इसलिए कहा जाता है इसका नेचर कैसा होता है, इरेगुलर। रेगुलर क्यों? क्योंकि पेंशन हमेशा मिलती है, हर महीने मिलती रहती है जैसे भी है, लेकिन अब वॉर डैमेजेस एक बार दे दोगे, 2 बार दे दोगे, बार बार तो आप दोगे नहीं, तो ये वाली बात आती है। उसके बाद नेचर के बाद क्या है, इसका पर्पस क्या है बेसिकली, कि लोग इस ये जो इनकम बेस्ड है इसका करते क्या है, तो बेसिकली ये जो ओल्ड एज पेंशन है जो इनकम की तरह ट्रीट हो रही है, जो रेगुलर नेचर की है, लोग उसको जनरली कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मींट फॉर क्या, मींट फॉर कंजम्पशन पर्पस, लोग उससे अपनी जीवन यापन की बात करते हैं, अपने जीवन को सरल बनाते हैं, कंजम्पशन पर्पस, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेसिकली, ये होता है मीन्स फॉर, या इसको मींट लिखेंगे, मींट फॉर बेसिकली इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट की जगह शब्द इस्तेमाल कर लेता कभी कभी, कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, बात एक ही ध्यान रखना, वो नाम अलग अलग हो जाते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन, ये वाली बात आई। और अगर इसके ऊपर बात करें, बस इतना ही है 4 पॉइंट के लिए, आपने 4 पॉइंट्स पढ़ लिए। अब ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर उठा दे, 3 नंबर तक उठा दे, क्या बुराई है। और बच्चे इसको ज़्यादा डिटेल में लेके नहीं जाते, स्कूल वगैरह में इसका इतना डिस्कस होता नहीं है, जो बच्चे कोचिंग नहीं जा रहे उनके लिए हमें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, क्योंकि वीडियो 5 मिनट से ऊपर की, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक जो क्या होने वाला है, 1 शॉट में ही होगा वो पूरा का पूरा कंप्लीट है। हमारा नेक्स्ट है फाइनल गुड्स, वो क्या है हमारा नेक्स्ट फाइनल गुड्स, और उसके बाद क्या आपका इंटरमीडिएट गुड्स। तो पहले हम फाइनल गुड्स अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो फिलहाल तो भाई इतना ही, एंड थैंक यू सो मच।